अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये मेथड्स हो गया था। उसके बाद कैटिनेशन के कुल स्ट्रक्चर ये वगैरह हो गए थे। आज सेकंड जो लेक्चर है वो आज टॉपिक में रखा है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारा आज का सिलेबस है, टॉपिक है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द मिनरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कौन से हैं? कोल है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये 3 मिनरल सोर्सेज हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। प्लांट्स are also among natural sources. Plants also among the natural sources of important organic compounds. ठीक है, अब ये बात भी आप लोग ज़हन में रखें कि सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट्स हैं नेचुरल सोर्स, एनिमल्स भी हैं। जैसे आप लोगों को अगर मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 याद हो तो वहाँ पे आप लोग 2 चारकोल पढ़ेंगे, एक वुड चारकोल, दूसरा क्या होता है एनिमल चारकोल। तो मीन्स ये भी क्या है, एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अब इससे पहले कि मैं कोल्स पढ़ाऊँ, कोल के पहले आप लोगों को मैं बताऊँ कि यहाँ पे दरअसल ने क्या लिखा, कोल किस तरीके से बनता है। ये ऐसे नहीं है कि सिंपली कोल बन गया बस ठीक है अब बन गया, नहीं। तो अगर प्लांट्स कार्बोनिफेरस के पीरियड्स के प्लांट्स होते हैं, आप लोग बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं 9th के बायोलॉजी में नहीं फर्स्ट के बायोलॉजी में पढ़ा होगा कार्बोनिफेरस पीरियड के प्लांट्स। वो प्लांट्स जैसे डीके हो गए तो अर्थ के बीनेथ चले गए, वहाँ पे प्रेशर क्या होती है, हाई होती है और एयर मौजूद नहीं होता है। तो ये क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन से डिकम्पोज होने होते क्या बन जाता है, उसमें से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें से जो फर्स्ट कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पीट, PEAT। उसके बाद जो सेकंड होता है पीट चेंज इनटू दी, जो सेकंड कंपाउंड है पीट के बाद उसको बोलते हैं लिग्नाइट। और लिग्नाइट चेंज इनटू दी बिटुमिनस या बिटुमिन कोल, बिटुमिन चेंज इनटू दी हार्ड कोल। तो मीन्स ये क्या होते हैं, पहले पीट, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिन और उसके बाद क्या बनता है हार्ड कोल, इसको एंथ्रासाइड भी बोलते हैं। ये इस तरीके से बनता रहता है जिसमें कोल में बन के मिल जाता है। अब बात करें कोल, ये जो है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और ये जो कोल्स होते हैं इनकी परसेंटेज भी डिफरेंट होती है। इनकी परसेंटेज ऑफ कार्बन्स अगर हम बात करें वुड, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, इनको थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को समझाऊँ कि दरअसल हमारे पास जो फर्स्ट बात करते हैं किसका, वुड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो 50% होता है। उसके बाद हमारे पास पीट जो होता है उसके पास 59.9% ऑफ कार्बन होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था, लिग्नाइट के अंदर 62% अप्रोक्सीमेटली होता है। और बिट्यूमिन जिसको हम सॉफ्ट को भी बोलते हैं, तो ये कितना परसेंट होता है, इसमें 78% होता है। और उसके बाद एंथ्रासाइड आल्सो कॉल्ड हार्ड कोल। इसका जो परसेंटेज, इसमें कार्बन की परसेंट कितना होता है, 91% होता है। सबसे ज़्यादा परसेंट किसमें, एंथ्रासाइड में। मगर हम डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन के लिए बिटुमिन सॉफ्ट कोल उठाते हैं इंस्टेड ऑफ एंथ्रासाइड के, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, हम इसको सॉफ्ट कोल्स को उठाते हैं। तो अब पढ़ते हैं कोल की तरफ जाते हैं। तो कोल किस तरीके से होता है, तो इसको सेम पोजिशन पर रखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, कोल, द बिटुमिनस आर सॉफ्ट कोल। इसको क्या बोलते हैं, बिटुमिनस भी बोलते हैं या सॉफ्ट को भी बोलते हैं। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, बिटुमिनस या सॉफ्ट कोल है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे कार्बन्स होती है ना, कार्बन्स की इसमें परसेंटेज कितनी है, अभी हमने लिखा था कार्बन्स की परसेंटेज बिटुमिनस में 78% होता है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज मौजूद है। दिस व्हेन सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन, अब बात है डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, ये भी मेथड यहाँ पे आपको डिफाइन करके समझाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एनी कंपाउंड्स विदाउट एयर, विदाउट एयर। एयर के मौजूदगी में जो भी कंपाउंड्स डिकम्पोज हो वो कौन से हो, याद रखना ये सॉलिड होने चाहिए, सॉलिड, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन। उसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट्स आर ऑब्टेन्ड, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट्स प्रोडक्ट्स यहाँ से हमारे पास कोल के लिए बनते हैं। अब बात करते हैं फर्दर कि इसमें जो सोर्स हैं कोल से जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। इसमें कोल से में डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें एक तो प्रोडक्ट्स सॉलिड्स होते हैं, विस्कस लिक्विड्स होते हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें से प्रोडक्ट्स 3 बनते हैं, या तो गैसियस प्रोडक्ट्स, विस्कस लिक्विड प्रोडक्ट्स और सॉलिड प्रोडक्ट्स। सॉलिड प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आता है, कोक, और लिक्विड्स में जो विस्कस लिक्विड्स को कोलतार बोलते हैं और गैसियस में उसको कोल गैस बोलते हैं। ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स कोल के डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन से बनते हैं। अब यहाँ पे कोक का काम क्या है, कोक प्योर कार्बन से यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट तो यूज़ होता है। और कोल तार इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोल तार यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स। तो और कोल गैस जो है मेन प्रोडक्ट यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर हम इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया इसके कोल के डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन से। अब यहाँ पे एक बात, ये क्या है, सॉलिड है, तो ये किस में, डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए, कोई भी लिक्विड, तो याद रखना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फर्दर कंटिन्यू होगा। अब बात करते हैं कोल तार की, तो कोल तार किस तरह, विस्कस लिक्विड है, तो किस मेथड में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। जब कोल की डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, मगर इसके 4 प्रोडक्ट्स, दरअसल 4 प्रोडक्ट्स, इसको अमोनियम लिक्विड्स बोलते हैं, वहाँ पे ये नहीं है, लिक्विड्स, विस्कस लिक्विड्स में अमोनियम लिक्विड्स की बात यहाँ पे होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। कई बार आप लोगों को ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपको मिसगाइड कर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्हेन कोल इज डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेटेड फॉर प्रिंसिपल फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन, कौन कौन से, कोल गैस, कोल तार, कोक एंड अमोनियम लिक्विड्स। बात याद रखना, अमोनियम लिक्विड्स कोल तार में ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विस्कस लिक्विड्स, विस्कस लिक्विड्स में भी अमोनियम लिक्विड्स आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास कोल गैस किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके बाद फर्दर किस तरीके से यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देखें कि कोल गैस इज़ यूज्ड, पहले तो उसके कोल गैस की कंपोजिशन पढ़ लें। कोल गैस विच कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, मीथेन हाइड्रोजन की कंपोजिशन है कोल गैस की, और इसमें क्या है, यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल तो यूज़ किया जाता है। कोक, कोक इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज और आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्यों, कोक एज अ इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो यूज़ किया जाता है। द कंपोजिशन ऑफ कोल तार, यहाँ पे क्या है, द कंपोजिशन ऑफ कोल तार इज वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कोल, कोल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कोल तार की नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हाउएवर कोल इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, ये नहीं कहा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, ऑर्गेनिक्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी, मिनरल्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, यहाँ पे
दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय द फ्रिक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। उसमें क्या है, अगर 100 किलोग्राम ऑफ कोल तार हो, उसमें से हमारे पास 1 to 2 किलोग्राम ऑफ बेंजीन बनता है। 1 to 2 किलोग्राम क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है। ये हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 100 किलोग्राम ऑफ कोल तार यूज़ किया जाए, इसको हीट करके उसमें से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाता है, 1 to 2 किलोग्राम ऑफ दी बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस। अब हमने किसका बात किया था, कोल का। अब क्या है, नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोलियम। मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको जहन में होना चाहिए, हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मीन्स हम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी कर रहे हैं। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले क्या था, कोल था, उसके बाद क्या है नेचुरल गैस, उसके बाद क्या है पेट्रोलियम। तो इनके तीन को सीक्वेंस वाइज हम स्टडी करेंगे। तो नेचुरल गैस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्पेशली लाइक मीथेन्स के लिए होता है। अब ये जो मीथेन है कहाँ पे पाया गया, ये फर्स्ट इट वाज फाउंड इन सुई इन पाकिस्तान। ये सुई कहाँ पे होता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ पे होता है ये, ठीक है। और भी बहुत प्रोविंसेस हैं, जैसे सिंध है, सिंध में भी बहुत हमारे को गैस मिलता है, और भी प्रोविंस जिसमें थोड़ी बहुत क्या मिलता है, हमें नेचुरल गैसेस मिलते हैं। मगर आप देखें कि पाकिस्तान एक ब्यूटी है, इसको अल्लाह शाद और आबाद रखे। और उसके बाद एंड नोन एज अ सुई गैस इसको नाम ही दिया गया था, किसको, मीथेन को। क्यों, क्योंकि ऑब्टेन फ्रॉम फाउंड इन सुई बलूचिस्तान। इट्स आल्सो फाउंड इन अदर प्लेसेस, बहुत सारे प्लेस में पाया जाता है। अब उसके बात करते हैं सुई गैस की कंपोजिशन को। तो सुई गैस की कंपोजिशन किस तरीके से था, जब हमने इसकी कंपोजिशन देखी तो इसका कंपोजिशन में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स आए थे। कंपोजिशन में फर्स्ट प्रोडक्ट्स का क्या है, मीथेन है। मीथेन कितना परसेंट है, 94.6% होता है। ईथेन 1.05% होता है, और प्रोपेन 0.28% होता है। ब्यूटेन 0.17% होता है, और नाइट्रोजन 3.88% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% होता है। अब इसको याद करने के लिए आप लोगों को जहन में ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन। आप इसको कोई भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पे कोई नाम बनाएं, उसको उसके हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से उसको याद कर लें। किस तरीके से, पहले क्या है, एम एन मीथेन है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बाद क्या है, ईथेन है, और ईथेन के बाद सबसे ज़्यादा परसेंट क्या है, किसका है, प्रोपेन का, और उसके बाद ब्यूटेन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरीके से आप कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल आर्डर खुद बना सकते हैं। जैसे हमने ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के हिसाब से बनाया, तो आप इसको इस मेथड पे कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्दर पेट्रोलियम को लैटिन वर्ड इसको रॉक ऑयल, क्या बोलते हैं इसको, रॉक ऑयल। फाउंड कहाँ पे होता है, बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ के बिलो। वेरियस लिक्विड कंपोजिशन, इसकी बहुत सारे विस्कस लिक्विड कंप्राइजिंग होती है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर पेट्रोलियम, तो ये क्या होता है, एक विस्कस लिक्विड्स होता है, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो इसको क्या करते हैं, रिफाइनिंग के मेथड में हम पेट्रोलियम को, जो जितने भी इसमें से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको सेपरेट करते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें हमारे पास अल्केन होता है, अल्कीन्स, साइक्लोअल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी याद रखना, इसमें सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। और इसको दूसरा नाम जो पेट्रोलियम, इसको आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। क्यों, क्योंकि ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हेन सब्जेक्ट टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारें तो इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें सेवरल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्स। दिस इज़ नोन एज ए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी पढ़ते हैं। क्यों, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जैसे ही हम करेंगे तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से चेंज होगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल में हमारे बहुत सारे क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसको जब हम हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोलियम को, तो इसके डिफरेंट कॉलम्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट कॉलम्स में इसके डिफरेंट क्या मिलते हैं, हमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं। उसके यूजेस के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप इसको
देख लें तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। याद रखना यहाँ पे डिस्टिलेशन लिखा हुआ है सिंपल, मगर कोई पूछे तो कौन सा डिस्टिलेशन, तो आपको लिखना होगा सर ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल कैरिड बाय अ पाइप, एक पाइप के ज़रिए इसको क्या किया जाता है फ्रैक्शनल कॉलम्स में, एंड हीटेड अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इसको हीट करते हैं। अबव द 400 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कंडेंस्ड। डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको ऑब्टेन करता है, उसके बाद उसको क्या कहता है कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के बाद हर कॉलम्स में वो क्या जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में मिल जाते हैं। अब इसमें किस तरीके से वो भी हम एक कॉलम कोशिश करते हैं आपको बना के समझाएं, जैसे आपको वो समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इसके रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए हमने एक फ्रैक्शनल कॉलम बना लिया। फ्रैक्शनल कॉलम तो अच्छा तो नहीं बना, मगर फिर भी कोशिश किया है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करते हैं पेट्रोलियम क्या करते हैं हीट करते हैं। जैसे हम इसको अबव देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या करते हैं हीट करते हैं। जैसे हम इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं तो यहाँ से जिसका भी क्या बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होता है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये कॉलम से इस तरीके से इस कॉलम से यहाँ पे सेम मेथड में यहाँ पे आके चला जाता है। तो मीन्स ये सबसे पहले जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम है सबसे पहले कौन चला जाता है, वो उसका पास होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो बिलो देन 20 डिग्री से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो कम हो। जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से कम है तो उसका कार्बन नंबर क्या होता है कार्बन नंबर 2 to कार्बन नंबर 4 होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गए यहाँ पे आकर हमें मिल जाएंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या था कम था, तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा बॉयल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर आम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट किया था तो ये निकल गया था। अब जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर 20 to 60 तक पहुंचा, तो 20 to 60 तक पहुंचा तो वहाँ पे हमारे को अनदर कार्बन्स मिले जिसमें कार्बन्स नंबर 5 to कार्बन नंबर 6 था। ठीक है, फर्दर हमने इसको हीट किया कहाँ तक 60 to 120 तक हीट किया। तो यहाँ पे हमें कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 7 मिले थे, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 7 कंपाउंड्स। अब फर्दर इसको हमने 40 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। 200 डिग्री सेंटीग्रेड का तो हमारे पास जो कार्बन्स मिलते हैं वो कार्बन नंबर 8 तो कार्बन नंबर 10 के कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें कार्बन नंबर 8 थे और कार्बन नंबर 10। उसके बाद फर्दर हमने इसको हीट किया कहाँ तक 175 से लेकर 325 तक। तो हमें जो कंपाउंड्स मिले वो कार्बन नंबर 12 से लेकर कार्बन नंबर 15 तक। तो मीन्स हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते जाते हैं। तो हम इसको डिफरेंट मेथड में फर्दर हमने इसको हीट किया कहाँ तक हीट किया, फर्दर हमने इसको हीट किया 250 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया तो वहाँ पर हमें कार्बन नंबर 12 से लेकर कार्बन नंबर हायर मिले, और फर्दर इसको हम हीट करते रहे तो कार्बन नंबर 22 हायर, और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 22 हायर। ये क्या होते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं, नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स, और कार्बन 22 हायर से ये क्या होता है नॉन वोलाटाइल सॉलिड। तो मीन्स ये हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 to कार्बन नंबर 4 मिले उसका यूजेस क्या थे। उसके यूजेस यहाँ पे लिखे हुए क्या था यूज़ नेचुरल गैस और बॉटल्ड गैस। उसके बाद क्या था पेट्रोकेमिकल्स और इसको यूज़ किया जाता है। और फर्दर कार्बन नंबर 5 to कार्बन नंबर 6 क्या था पेट्रोलियम ईथर एंड सॉल्वेंट्स। उसके बाद कार्बन नंबर 6 to कार्बन नंबर 7 लिग्रेन सॉल्वेंट जिसको हम नेप्था भी बोलते हैं। उसके बाद कार्बन नंबर 8 to कार्बन नंबर 10 क्या था गैसोलीन, और कार्बन 12 to कार्बन नंबर 18 होता है 15-18 मीन्स ये क्या है केरोसिन टू जेट ऑयल, केरोसिन एंड जेट ऑयल में यूज़ हो जाता है। कार्बन नंबर 12 to कार्बन नंबर हायर तो ये क्या होते हैं गैस ऑयल फ्यूल ऑयल एंड डीजल ऑयल्स, ये यहाँ पे बनते हैं। और कार्बन नंबर 20 to हायर हमें क्या मिलता है रिफाइंड मिनरल्स मिलते हैं और लुब्रिकेंट ऑयल्स मिलते हैं, और उसके बाद ग्रीस वगैरह ये यहाँ पे मिल जाते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स में पैराफिन्स वैक्स वगैरह, उसके बाद एस्फल्ट एंड तार वगैरह ये यहाँ पे हमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड के बारे जब पोर्शंस में मिलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में।
फर्दर अब इसको देखें तो गैसोलीन एंड पेट्रोलियम क्या है, ये दरअसल क्या है, ओनली पेट्रोलियम और गैसोलीन इज मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन के मिक्सर होते हैं। हेक्सेन किसे बोलते हैं और हेप्टेन किसे बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं जिसमें कार्बन नंबर 6 हो, C6H14 जिसमें कार्बन नंबर 6 हो, और यहाँ पे C7H14 इसको हेप्टेन बोलते हैं। तो इसमें कार्बन नंबर कितना है, 7, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 14। तो ये हो गया इसका 16 होते हैं, सॉरी इसमें कितने होते हैं, 16 हाइड्रोजन होते हैं। ये क्या हो गया, हेप्टेन। सिंस द डिमांड ऑफ गैसोलीन इंक्रीज, जैसे गैसोलीन की डिमांड इंक्रीज हो गई, मीन्स पेट्रोलियम की इंक्रीज हो गई, ड्यू टू इट्स इंक्रीज यूज एज अ फ्यूल ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन बहुत बढ़ती गई तो फ्यूल की कंजम्पशन भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। और जैसे एरोप्लेन्स, द क्रैकिंग इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन इंक्रीज क्वान्टिटीज ऑफ द पेट्रोलियम फ्राम द क्रूड ऑयल करते हैं। तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक, सिंटैक्स का बुक अलग से आप लोगों को इस तरतीब से इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन समझाऊंगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पहले ही कंपेयर टू दी हमारे पास जो बुक है NCERT बुक से भी मैं वहाँ पे आपको पॉइंट्स उठा के वहाँ पे समझाता हूँ। और उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स के भी हैं, और फेडरल KP के सारे जितने भी पाकिस्तान टेस्ट हैं और NCERT इंडियन टेस्ट है उसमें से रिलेटेड हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से आप लोगों को बाय लेक्चर्स दे देते हैं। तो वहाँ पे बुक की स्टडी के हिसाब से नहीं है, मगर फिर भी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।